इस बात को सुनकर राजेश मुस्कुराने लगता है। इधर जो राजेश की पत्नी थी वह भी मुस्कुराने लगी थी। तभी जो राजेश होता है वह कहने लगता है, साहब, यहां पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। तो जो मोहनलाल होता है वह यह बात देखकर हैरान है, क्योंकि इस व्यक्ति के पहनावे से लग रहा था कि यह एक करोड़पति व्यक्ति है। तब भी यह उससे साहब कह रहा है, तो कहने लगता है, अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? साहब तो तुम हो और हम साहब कैसे हो गए? तो राजेश कहने लगता है, नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो। अगर आप नहीं होते तो आज मैं ऐसा नहीं होता। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है, देखो भाई, मजाक मत करो, मजाक काफी हो गए। ये बताओ कि तुम हो कौन? तो जो राजेश होता है वह कहने लगता है, साहब, वैसे तो मेरा नाम राजेश है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे नन्हे नन्हे कहकर पुकारा करते थे। अब जैसे ही मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा इस बात को सुनते हैं कि नन्हे नन्हे कहकर उसे कोई पुकारा करता था, तो एकदम से उन्हें नन्हे की याद आ जाती है और वे लोग गौर से देखकर पहचान लेते हैं कि यह वही नन्हे है जिसे उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे और वह इस गांव को छोड़कर चला गया था। तो एकदम से जो मोहनलाल जी होते हैं उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह भागकर एकदम से नन्हे को गले लगा लेते हैं। कहते हैं, अरे नन्हे, तू तो पूरा बदल गया और देखने से बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। अब जब मोहनलाल गले लगता है राजेश से, तो राजेश की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत होता है, तो उसके बाद जो राजेश की पत्नी होती है वह एकदम से मोहनलाल जी के पैर छूने लगती है। अब गांव के कुछ लोग यह सब कुछ देखकर चौंक गए थे और वे घर के अंदर ताक झांक कर रहे थे। जैसे ही वे देखते हैं कि कोई करोड़पति व्यक्ति गाड़ी में बैठकर इनके घर पर आया है और उसके बाद उसकी पत्नी इन गरीब लोगों के पैर छू रही है, तो वे लोग भी हैरान हो जाते हैं और घर की दीवारों से कान लगाकर सुनने लगते हैं। तभी जो मोहनलाल जी की पत्नी होती है वह कहने लगती है, अरे, इसी तरह से खड़े खड़े बात करोगे या इन्हें बैठने के लिए भी कहोगे? इसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं वे सभी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उनसे हालचाल पूछने लगते हैं। तो जो राजेश होता है वह मोहनलाल जी को अपने बारे में पूरी बातें बताता है और कहता है, गुजरात के सूरत में मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहां पर रहकर मैं बहुत अच्छी जिंदगी जिया करता हूं। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है और यह आप लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है? इस बात को सुनकर मोहनलाल और उसकी पत्नी एकदम से खामोश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगती है। तभी जो राजेश होता है वह मोहनलाल का हाथ अपने हाथ पर रखता है और कहता है, दोस्त, तू बेशक मेरा दोस्त है, लेकिन तू मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि शायद अगर तू मेरी उस टाइम पर मदद नहीं करता तो मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता और मेरे इतने इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। आखिर क्या हुआ ऐसा जो तुम्हारी हालत ऐसी है? तो उसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं वे अपने बारे में उसे बताने लगते हैं। कहते हैं, जब तू यहां से चला गया था तो हमने 10,000 रुपये तुझे दे दिए थे। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन जेवरों को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। मेरी तबीयत खराब होने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और साथ में बेटी जवान होने लगती है। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा। बीमारी के कारण मुझसे कमाने के लिए नहीं जाया जाता है। मेरा बेटा, जो कि बाहर मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता था, लेकिन कैसे भी कर ले, इतना पैसा वह कहां से जोड़ सकता है? जो भी पैसे वह कमाया करता है उन पैसों से घर का खर्च चला करता है और साथ में मेरी बीमारी का इलाज भी हुआ करता है। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहां पर छोड़ रखा है ताकि घर का खर्च कुछ कम हो सके। इन बातों को बताते हुए मोहनलाल जी एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनकी पत्नी शारदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो राजेश और उनकी पत्नी दोनों उनको संभालते हैं और उसके बाद उस ब्रीफकेस को, जिस ब्रीफकेस के अंदर ढेर सारे रुपए थे, उनके सामने रखते हैं और कहते हैं, देखो, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पैसों को लेकर आया था, लेकिन लगता है अब तुम्हें इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है,
अरे भाई, मैंने तुमसे कह तो दिया था कि यह कोई कर्ज नहीं है, यह तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वो लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे और तभी यहां पर जो मोहनलाल जी होते हैं उनका बेटा आ जाता है, जो कि अब तक मजदूरी कर रहा था। इसके बाद जैसे वह घर के अंदर इन लोगों को बैठे देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी मोहनलाल जी अपने बेटे को इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। वह राजेश से कहते हैं, राजेश, यह है मेरा बेटा जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो राजेश मोहनलाल जी के बेटे से पूछने लगता है, बेटा, तुम क्या किया करते हो? तो वह कहता है, अंकल जी, पढ़ाई लिखाई तो की थी, लेकिन परिवार की कंडीशंस की वजह से मुझे मेहनत करना ही अच्छा लगा, तो मैं मेहनत किया करता हूं और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूं। इस बात को सुनकर राजेश उसे शाबाशी देता है और कहता है, बेटा, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो मोहनलाल का बेटा होता है वह अपने पिता से इन सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता है कि यह लोग कौन हैं और यहां पर ये क्या कर रहे हैं। यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। राजेश इन भावों को पढ़ लेता है और तभी वह मोहनलाल के बेटे को बता देता है, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम क्या जानना चाहते हो और जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उन सभी चीजों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद राजेश उठने लगता है, लेकिन तभी मोहनलाल कहता है, कहां ले जा रहे हो तुम इसे? तो वह कहता है, मेरी बीवी बच्चे यहीं पर हैं, तो चिंता मत कर, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूंगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह मोहनलाल के बेटे को अपने साथ बैठा लेता है और वहां से गाड़ी लेकर चल देता है। वह मोहनलाल के बेटे से उसके मामा के यहां का एड्रेस पूछता है और वहां से वे लोग सीधे मोहनलाल के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद राजेश उनसे कहने लगता है, दोस्त, देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, अच्छा खासा बड़ा मकान बना पड़ा है सूरत के अंदर, तो अब तुम लोग मेरे साथ वहीं पर चलोगे और वहीं पर जीवन व्यतीत करोगे। यहां पर क्या है? यहां पर बच्चों को मजदूरी भी बहुत कम मिला करती है। वहां पर किसी न किसी कंपनी में तुम्हारा बेटा मेरे यहां काम कर लेगा और वहीं पर मेरे साथ जीवन को व्यतीत करो। मैं तुम्हारी बेटी की भी वहीं पर शादी कराऊंगा। अब यह बातें सुनकर मोहनलाल कहने लगता है, नहीं यार, हम यहीं पर ठीक हैं, तू ही वहीं पर बना रह और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जो मोहनलाल का बेटा है वह अभी तक भी संतुष्ट नहीं है और उसे नहीं पता कि यह कौन है और यहां पर क्या कर रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर मेरे पिता के पास क्या कर रहा है? तो उसके बाद वह पूछ ही लेता है, अंकल जी, आप हो कौन और हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो जो राजेश होता है वह उसे बता देता है, बेटा, मैं इसी तरह से तुम्हारे पिता का दोस्त हूं और इसी गांव का रहने वाला हूं। अब गांव वाले जो बाहर से इस बात पर निगाह डटे हुए थे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यह कौन है और यहां पर क्या कर रहा है। तो गांव के कुछ गणमान्य लोग वहां पर आते हैं और आने के बाद उससे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। राजेश इन सभी बातों को समझ गया था और वो कहने लगता है, ठीक है, आप जो भी कह रहे हो वो सभी बातें ठीक हैं, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त को अपने साथ ले जाना है। तो राजेश का दोस्त मोहनलाल कहने लगता है, भाई, अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं। आज रात तुम यहीं पर रुको और कल सुबह देखते हैं कि क्या होना है। ऐसा कहकर मोहनलाल राजेश के परिवार और राजेश को वहीं पर रोक लेता है। रात भर वे आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। रात भर में उन लोगों ने तय कर लिया था कि वे लोग वहीं पर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जो राजेश होता है वह पूरे परिवार को लेकर वहां से सूरत अपने घर में आ जाता है और वहीं पर उन्हें आदर सम्मान के साथ रखने लगता है। राजेश ने मोहनलाल की बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय करा दी थी और बेटे को कंपनी के अंदर बहुत बड़ा मैनेजर बना दिया था। कुछ दिनों बाद मोहनलाल के बेटे की भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी आती है वह भी उसी घर के अंदर रहने लगती है। इसके बाद मोहनलाल का बेटा अपने लिए एक अलग से मकान खरीदता है
और उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा कभी अपने दोस्त के यहां पर रहते तो कभी अपने बेटे के यहां पर रह करते हैं और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करते हैं। अब गांव वाले भी जान चुके थे कि हमारे यहां का एक व्यक्ति वहां पर बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है। गांव से भी कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं अपने अपने बच्चों की सिफारिश लेकर और कहते हैं, हमारे बच्चों को भी कंपनी में काम दे दो ताकि वे भी अपने भविष्य को बेहतर कर सकें। तो वह गांव के कुछ व्यक्तियों को वहां पर लगा लेता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। फिलहाल 2024 में मोहनलाल जी की मौत हो चुकी है। उसका बेटा सूरत के अंदर वहीं पर रहा करता है और उसके 3 बच्चे हैं। राजेश के बेटे की भी शादी हो गई है और शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे उसके साथ रहा करते हैं। राजेश का बेटा और मोहनलाल का बेटा भी इसी तरह से एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और मोहनलाल का बेटा राजेश के बेटे को छोटा भाई समझा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।